हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। शुक्र है कोई बोला, मुझे लगा शायद आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से मैम, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम कहाँ तक पहुँचे थे, किसी का मालूम है? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? यहाँ तो हम कवर कर चुके थे, ठीक है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है आज का टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चे आ गए अब तक? बाकी बच्चे कहाँ हैं? मैम प्रोजेक्ट कब सबमिट करना है? वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों का LMS में ना लास्ट डे स्टार्ट हो चुका है। जो आपका लास्ट वीक है ना 29 जून टू 5 जुलाई तक का, उसमें से आप सबमिट कराएंगे। जो ट्यूसडे का दिन बनेगा आपका 29 जुलाई के बाद, कौन सा है ट्यूसडे का दिन? 30 जुलाई जून को, ठीक है। जो आपका लास्ट वीक यहाँ पे शो हो रहा है ना LMS पे 29 जून टू 5 जुलाई, यस मैम। इस वीक में आप लोगों ने सबमिट करना है, ठीक है। हम आज पढ़े री इंजीनियरिंग प्रोसेस एक्टिविटीज, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी इसमें एक्टिविटीज हैं री इंजीनियरिंग प्रोसेस की। री इंजीनियरिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि हमारे पास क्या होता है कि हम री इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि री राइटिंग कोड कर देते हैं, या उसमें कम्प्लीटली हम लोग क्या करते हैं कोड को री राइट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उसकी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जो हम लोग उसमें परफॉर्म करेंगे री इंजीनियरिंग प्रोसेस में, वो है सोर्स कोड ट्रांसलेशन, यानी कि हम लोग सोर्स कोड की ट्रांसलेशन करेंगे जो भी हमारे पास क्योंकि हम री इंजीनियरिंग करें उसमें री राइटिंग करें तो हम क्या करेंगे उसकी री राइटिंग कर देंगे न्यू लैंग्वेज में, ठीक है। देन कह रहे हैं री रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी कि एनालाइज करेंगे प्रोग्राम टू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम लोग जो प्रोग्राम है ना उसको अंडरस्टैंडेबल बना देंगे। तो इजीली अगर कोई और पर्सन है वो उसकी टेस्टिंग करे या कुछ इस तरह से उसके ऊपर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। अगर हम लोग कोई अदर पर्सन स्किल्स के हाई करते हैं फॉर टेस्टिंग तो वो अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। देन वो कह रहा है प्रोग्राम स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट क्या है, इसके जैसे हेडिंग से है कि हम लोग जो है अगेन रिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे प्रोग्राम की, कह लें कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है। कि वो अपने आप को ऑटोमेटिकली रिस्ट्रक्चर करे फॉर अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है। देन कह रहे हैं प्रोग्राम
मॉड्यूलराइजेशन, ये क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, रीऑर्गेनाइज करना किसी भी प्रोग्राम को, उसको दोबारा से मॉड्यूलराइज कर देना, ठीक है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर को। क्योंकि हम लोग री इंजीनियरिंग की डेफिनेशन ही ये कि हम लोग इसमें दोबारा से हर चीज री राइटिंग कर देते हैं, उसमें हम लोग दोबारा से जो री राइटिंग करना, हम लोग उसमें सोर्स कोड को री राइट कर देना, सारे जो उसकी एक्टिविटीज हैं उसको मॉडिफाई करना, ठीक है, तो वो हमारे पास री इंजीनियरिंग में आती है। उसमें एडिशन करना, उसको दोबारा से लिखना, उसको दोबारा से यानी कि दोबारा से हर काम करना, कि हमारे पास सोर्स कोड भी हम लोग रीराइट करें ताकि हमारा जो सिस्टम, हम इसमें किसी चीज की एडिशन नहीं करते, हम उसी चीज को समझ लें कि हम उसकी अपडेशन कर देते हैं, न्यू वर्जन में कन्वर्ट कर देते हैं उसी चीज को, ठीक है, उसमें हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, हम उसके अंदर जो है चीजें अपडेट कर देते हैं जो हमारी उस वक्त की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। डेटा री इंजीनियरिंग यानी कि हम डेटा री इंजीनियरिंग इन द सेंस ऑफ ये कि हम लोग उसमें से क्लीन अप करें और जो हमारे पास सिस्टम डेटा है उसको रीस्ट्रक्चर करें, उसको मॉडिफाई करें, उसके हिसाब से जो हमारे पास सिस्टम स्ट्रक्चर है उसको हम लोग अपडेट करें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास री इंजीनियरिंग अप्रोचेज हैं कि हम लोग जैसे री इंजीनियरिंग अप्लाई करते जाते हैं अपने किसी भी प्रोसेस के ऊपर, तो हमारी कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। वैसे हम लोग इनिशियल लेवल पे ये कहते हैं कि री इंजीनियरिंग हमारे पास एक इजी मेथड है कि जिसमें हम लोग अपने सिस्टम को मॉडिफाई तो कर देते हैं, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हमारी कॉस्ट कम हो रही होती है एज कम्पेयर टू मेंटेनेंस, हमारे पास ये री इंजीनियरिंग का बेनिफिट होता है। लेकिन ये कि एक दूसरी तरफ की बात, ये ऑब्वियस सी बात है कि हम री इंजीनियरिंग में जितनी ज्यादा अप्लाई करते जाएंगे हमारी कॉस्ट उस पर भी इंक्रीज होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेंटेनेंस इसमें कम लगेगी। तो उसमें जैसे ये बता रहे हैं ऑटोमेटिक सोर्स कोड हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ से कॉस्ट की उसकी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एंड देन हम लोग प्रोग्राम रिस्ट्रक्चरिंग करें, जो हम लोग ने पीछे हेडिंग्स पढ़ी है वही चीज बता रहे हैं। ऑटोमेटिक रिस्ट्रक्चरिंग विद वो है, मैनुअल चेंजिंग है, प्रोग्राम डेटा है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे पास है हम लोग उसके अंदर जैसे जैसे चेंजिंग इंक्रीज करते जा रहे हैं हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं। री इंजीनियरिंग कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर हमारे पास क्या क्या है री इंजीनियरिंग के, द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी री इंजीनियरिंग, यानी कि हम लोग जो है उसकी क्वालिटी को, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर उसको री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अफेक्ट होगी। उसका एक फैक्टर क्या है हमारे पास, कॉस्ट फैक्टर क्या है, क्वालिटी। देन टूल स्पॉट, ठीक है, अवेलेबल फॉर री इंजीनियरिंग, यानी कि हमारे पास जब हम री इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टूल स्पॉट होना चाहिए, वो स्पॉट्स करे टूल को, ठीक है। देन एक्सटेंट ऑफ द डेटा कन्वर्जन विच इज रिक्वायर्ड, कि हम लोग जो भी डेटा हमें रिक्वायर्ड है अपने सिस्टम के लिए उसकी कन्वर्जन वो हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। दी अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट स्टाफ, ये भी हमारा डिपेंड करता है किस पे, री इंजीनियरिंग कॉस्ट फैक्टर पे, ठीक है, कि हमारे पास जो एक्सपर्ट स्टाफ है वो री इंजीनियरिंग के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। This can be a problem with all system based on technology that is no longer widely used, मीन के ये बात कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास हम लोग इनिशियली लैंग्वेजेस की बात करें जो शायद इस वक्त हमारे लिए भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, हम लोग भी अभी पाइथन को अंडरस्टैंड करते हैं, हम लोग अभी जो C++, C#, हम लोग इससे भी एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। तो जो पुराने कंपाइलर्स पुराने सिस्टम से कह रहे हैं कि हमारे साथ जब हम लोग, जैसे बात है जैसे अब हम लोग हैं, हम न्यू टेक्नोलॉजी को से अवेयर हैं, तो हम लोग न्यू ऑल टेक्नोलॉजीज के लिए हम लोग उससे अवेयर नहीं है, तो कह रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम इशू आता है। तो हमारे पास ऑल टेक्नोलॉजी का हमारे पास हो हमारा सिस्टम हो और उसके ऊपर हम लोग री इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे हो। देन हम मूव करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बाय रीफैक्टरिंग। रीफैक्टरिंग हमारे पास क्या है, इसके नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रीफैक्टर कर रहे हैं, उसमें हम किसी चीज की रीफैक्टरिंग मीन के हम लोग उसमें एडिशन नहीं कर रहे, हम जो चीज ऑलरेडी मौजूद है उसी को ही मॉडिफाई करो, उसी के अंदर ही मेंटेनेंस करें, ठीक है। रीफैक्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इम्प्रूवमेंट टू अ प्रोग्राम टू स्लो डाउन डिग्रेडेशन थ्रू चेंजेस, यानी कि हम लोग क्या करें, उसकी इम्प्रूवमेंट करें, अपने जो भी हमारे पास प्रोग्राम है, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी सिस्टम है, हम उसके अंदर क्या करें, उसकी इम्प्रूवमेंट करें, हम उसके अंदर कुछ एडिशन नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ रिफैक्टरिंग एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दैट रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर चेंजिंग, यानी कि ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, क्या कह रहे हैं ये कि हमारे जो फ्यूचर के चेंजेस है उसमें आने वाले प्रॉब्लम को रिड्यूस करें, क्योंकि हम लोग वक्ती तौर पे अपने सिस्टम को ही रिफैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। रिफैक्टरिंग इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग अ प्रोग्राम टू इंप्रूव इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करें, उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। रिड्यूस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारे पास करंट प्रोग्राम है, करंट स्ट्रक्चर है, करंट हमारे पास सिस्टम है, उसकी क्या करें, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करें और इजियर टू यूज बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग इजियर टू यूज करें, इजियर टू अंडरस्टैंड करें, ठीक है।
कि वो इसके लिए बेनिफिशियल है। व्हेन यू रीफैक्टर अ प्रोग्राम यू शुड नॉट ऐड फंक्शनैलिटी। ये जो मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता रही थी वही है कि आप इसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करते, आप इसमें मजीद कुछ एडिशन नहीं करते, बस क्या करते हैं आप उसी प्रोग्राम को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इसकी यानी कि रीफैक्टरिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या कह रहे हैं, रीफैक्टरिंग जैसे नेम से ही जाहिर हो रहा है। ठीक है, कि हम उसको जो हमारे पास करंट प्रोग्राम है, जो करंट सिस्टम है, हम उसी की ही मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, हम उसके अंदर कुछ एडिशन नहीं कर रहे। रीफैक्टरिंग एंड री इंजीनियरिंग, आप लोगों को ये बात ऑलरेडी बताई गई है। री इंजीनियरिंग हमारे पास क्या होती है कि हम लोग जो होते हैं किसी भी चीज के अंदर कुछ एडिशन करना, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस करना, वो हमारे पास क्या होती है, री इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है। जबकि रिफैक्टरिंग क्या होता है कि वो हमारे पास एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम लोग यहाँ उसी सिस्टम को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, उसी सिस्टम को ही इम्प्रूव कर रहे होते हैं, हम उसी ही सिस्टम की फंक्शनैलिटी को बेस्ट कर रहे होते हैं ताकि वो हमारे पास इजी टू यूज हो जाए, ताकि वो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, एज कम्पेयर टू री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, हम उसके अंदर कुछ रीराइटिंग करते हैं, हम उसके अंदर कुछ एडिशन भी कर सकते हैं। जबकि रीफैक्टरिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोगों ने स्ट्रिक्टली सिर्फ उसी प्रोग्राम को इम्प्रूव करना होता है, उसी प्रोग्राम की उसमें फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करनी होती, उसी में ही हम लोगों ने उसके इम्प्रूवमेंट, उसके अपडेशन कर रहे होते हैं। बैड स्मेल्स इन प्रोग्राम कोड, यानी कि क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग को एक प्रोग्राम के लिए बेस्ट नहीं है, वो बात की जा रही है। यानी कि इसमें डायरेक्टली नेम से भी जैसे जाहिर है डुप्लीकेट कोड की, कोई भी ऐसा प्रोग्राम ना हो कि जिसके अंदर डुप्लीकेशन कोड की हो रही हो, कि बार बार वो कोड रिपीट हो रहा हो, उसके स्टेप्स रिपीट हो रहे हो। ठीक है, लॉन्ग मेथड, यानी कि इफ अ मेथड इज टू लॉन्ग इट शुड बी रीडिजाइन एज अ नंबर ऑफ शॉर्टर मेथड, यानी कि कह रहे हैं कि हमारे पास जितने लेंथी मेथड्स होंगे उसको आप कन्वर्ट कर दें शॉर्ट मेथड, यानी कि लॉन्ग मेथड नहीं होने चाहिए प्रोग्राम कोड में। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट भी हमारे पास जो है वो सुटेबल नहीं होती, क्योंकि स्विच केसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो है डुप्लीकेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है कि हमारे एक बैड स्मेल परफॉर्म कर रही होती है हमारे किसी भी प्रोग्राम कोड के लिए। ठीक है, देन हम मूव करते हैं आगे, डेटा क्लम्पिंग। डेटा क्लम्पिंग क्या है कि हमारे पास सेम ग्रुप ऑफ डेटा आइटम्स जो हम लोग ऐड कर देते हैं किसी में, उसमें तो उसमें हमारे पास क्लम्स क्रिएट होते हैं, डेटा क्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग फील्ड्स इन क्लासेस पैरामीटर्स इन मेथड, यानी यहाँ पे डेफिनेशन वो लिखी है, reoccur in several places in a program and this can be often be replaced with an object that encapsulate all of the data, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इनकैप्सुलेट करते हैं अपने उसको, वो एक ऐसा वो with an object that includes एक ऐसा मेथड अप्लाई करते हैं इस पे। ठीक है, हम ऐसा प्रोग्राम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे जो हमारे क्या है, तो वहाँ के तमाम डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं। ठीक है, देन कह रहा है वो स्पेक्यूलेटिव जनरलिटी। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है अपने कोड को जनरलाइजेशन उसके ऊपर जो है इंक्लूड करें इसमें, ताकि हमारे पास जो वो है हमारा जो प्रोग्राम है वो फ्यूचर के लिए रिक्वायर्ड हो जाए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे की जा रही है कि ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे किसी भी प्रोग्राम कोड के लिए बैट्समैन यानी कि उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसमें एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालते। ठीक है, देन हमारे पास लेगेसी सिस्टम मैनेजमेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या, यहाँ पे कुछ हमें इसके वो सेवरल स्टेप्स दिए गए हैं कि लेगेसी सिस्टम हमारे पास किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर होता है, जैसे स्क्रैप दिस सिस्टम कम्प्लीटली एंड मॉडिफाई बिजनेस प्रोसेस सो दैट इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ठीक है, कि हम लोग वो वाले जो सिस्टम्स हैं उनको मॉडिफाई कर दें जो हमारे पास उनको यानी कि जो हमारे फ्यूचर में कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड ना हो रहे हो। ठीक है, हम उसको मॉडिफाई कर दें, बिजनेस प्रोसेस को उसको हम लोग या तो वो डिलीट कर दें कम्प्लीटली या मॉडिफाई कर दें, ताकि हमारे फ्यूचर में अगर वो हमारे फ्यूचर में यूज नहीं हो रहे। कंटिन्यू मेंटेनिंग द सिस्टम, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा जो सिस्टम है वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही होती है, तो ये उसके लिए बेस्ट है कि हम लोग उसके अंदर कंटिन्यू चेंजिंग उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द सिस्टम बाय री इंजीनियरिंग टू इम्प्रूव इट्स मेंटेबिलिटी, यानी कि हम इसके ऊपर री इंजीनियरिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं ताकि हम इसकी मेंटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। रिप्लेस द सिस्टम विद अ न्यू सिस्टम, मीन वो ये बात करें कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विद न्यू सिस्टम, तो वो हमारे लिए एक ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, जो हमारे पास ये लेगेसी सिस्टम मैनेजमेंट है, ये हमारे पास डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक होता है हमारे पास सिस्टम क्वालिटी और दूसरा होता है बिजनेस वैल्यू। ये हमें नेक्स्ट स्लाइड पे पता चलेगी कैसे इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ग्राफ के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल है ग्राफ की, जहाँ पे हमारे पास क्या है, बिजनेस वैल्यू है और हमारे पास सिस्टम क्वालिटी, इन दो चीज़ों के ऊपर हमारे पास ये सिस्टम डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं।
नॉर्मली जिस तरह से हम अपना ग्राफ क्रिएट कर रहे होते हैं, हमें मैथमेटिकली आप कह सकते हैं ग्राफ, तो उसमें क्या होता है हमारी यहाँ से वैल्यू जैसे इस तरफ इंक्रीज होती है राइट साइड पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो उसमें इंक्रीमेंट हो रहता है। अगर हम लोग वाई एक्सिस की तरफ देखें तो फ्रॉम 0 दिस इज 0, यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ जितनी इंक्रीज हो रही होती है वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या हो रही होती है, उसमें इजाफा हो रहा होता है, उसमें इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे है सिस्टम क्वालिटी और यहाँ पे हमारे पास बिजनेस वैल्यू। अब हम जब इस इनिशियल पॉइंट की बात करेंगे, इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें चूंकि इस लेवल पर आ रहे थे, इसमें कि हमारे पास बाकी चीजों की निस्बत क्या है, लॉ है। ठीक है, लो बिजनेस वैल्यू यहाँ पे लो क्वालिटी है। जैसे जैसे हम यहाँ पे इसी रेंज में आगे मूव करेंगे, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि सिस्टम क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसमें हाई सिस्टम क्वालिटी होगी। एंड देन हमारे पास क्या ऊपर की तरफ देखा जाए तो हमारी ये स्ट्रक्चर यहीं पर है, तो हमारे पास बिजनेस वैल्यू क्या है, वो लो ही है। ठीक है, सिमिलरली हम इससे ऊपर मूव करें तो सिस्टम क्वालिटी हमारे पास यहीं से ये ऊपर मूव हो रहा था, इसमें सिस्टम क्वालिटी हमारे पास यहाँ पे लो है और बिजनेस वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हाई है। जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास हाई बिजनेस वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ से यहाँ से टॉप पे वाई एक्सिस भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से एक्स एक्सिस भी इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई हमारे पास हाई बिजनेस वैल्यू और हाई क्वालिटी है। ये किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि यहाँ पे इसकी कुछ कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले लो क्वालिटी लो बिजनेस वैल्यू मीन के इस वाले से की बात की जा रही है। ठीक है, 1 2 3 जो हमारे पास आ रहा है, इसमें वो क्या बात कर रहे हैं, दिस सिस्टम शुड बी स्क्रैप्ड, ये हमें शुड भी हमें चेंज करने चाहिए। ठीक है, लो क्वालिटी हाई बिजनेस वैल्यू, ये किसकी बात कर रहा है, लो क्वालिटी हाई बिजनेस वैल्यू, ये बात कर रहा है इसकी लो क्वालिटी एंड हाई बिजनेस वैल्यू। इसके बारे में वो ये बात कर रहे हैं कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर जो है ये समथिंग हमारे पास अपने बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इसकी मेंटेनिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग री इंजीनियरिंग मेथड। ठीक है, ताकि हमारे पास जो सिस्टम है वो सुटेबल हो जाए किसी भी यूजर के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए। ठीक है, देन बात कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी लो बिजनेस वैल्यू, ये हमें शुड भी रिप्लेस, हमें ये भी करना है, इसकी बात कर रहा है कि ये भी हमारे जो सिस्टम है ये हमारे जो इतना खास बेनिफिशियल नहीं है, हमें इसको कम्प्लीटली और मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, स्क्रैप कम्प्लीटली और मेंटेन। ठीक है, देन बात कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी हाई बिजनेस वैल्यू, हाई क्वालिटी हाई बिजनेस वैल्यू वो इसकी बात कर रहा है, वो इसके बारे में ये बात कर रहा है कि हम लोग जो है इसको ऑपरेशनल किया जा सकता है, इसको हम लोग जो है यूज कर सकते हैं नॉर्मल सिस्टम में, लेकिन हमें इसके अंदर भी जाहिर सी बात है हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा सिस्टम जो भी है सॉफ्टवेयर सिस्टम, हमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, हमें उसकी क्वालिटी को बेहतर रखने के लिए हमें उसके अंदर कंटिन्यू चेंजिंग करनी है, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ये हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, देन हम आगे मूव करते हैं बिजनेस वैल्यू असेसमेंट, कि हम लोग एक बिजनेस वैल्यू की असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड है, हमारे पास सिस्टम एंड यूजर, जो हमारे सिस्टम के एंड यूजर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन हमारे पास बिजनेस कस्टमर है, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि बिजनेस कस्टमर जो हमारे, आप देख सकते हैं जिस हम लोग बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके भी कुछ कस्टमर होते हैं, एक बिजनेस का एक दूसरे बिजनेस के साथ जो लिंक हो रहे होते हैं। अगर आप परचेजिंग की बात कर रहे होते हैं, आप इसकी बात करते हैं, ये वहां से बात कर रहे हैं। लाइन मैनेजर जो उसके मैनेजर्स हैं, आईटी मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर, तो ये हमारे पास कुछ हमारे पास जो है बिजनेस वैल्यू असेसमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम करते हैं। तो देन ये बात करें इंटरव्यू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड कोलैट रिजल्ट, यानी कि इसके ऊपर हम लोग जब अपना बिजनेस वैल्यू को हम असेस कर रहे होते हैं तो हम इन सब के डिफरेंट, आप ये कह लें कि इंटरव्यूज कर लें, आप इनसे डिफरेंट टॉक कर लें। ठीक है, देन हम लोग क्या करें, इसके ऊपर एक रिजल्ट मेंटेन कर लें। ठीक है, देन हम देखते हैं इश्यूज इन बिजनेस वैल्यू असेसमेंट, क्या क्या हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं किसी भी अपने बिजनेस वैल्यू असेसमेंट करते हुए। ठीक है, द यूज ऑफ द सिस्टम, इसके बारे में ये बात की जा रही है कोई ऐसा सिस्टम जो हम लोग अपने बिजनेस में सम टाइम यूज करते हैं, यानी कि ओकेजनली कह लेंगे, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो वो हमारे लिए क्या होता है, उसमें लो बिजनेस वैल्यू आ रहा होता है। जैसे मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं, अभी वैसे एग्जांपल इतनी फिट हो नहीं रही यहाँ पर, जैसे अभी आप लोगों की हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वो हम कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक तरह से बेनिफिशियल है, लेकिन समटाइम कुछ ऐसे हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जो हम लोग बस ओकेजनली यूज कर रहे होते हैं कि बहुत कम पर्पज के लिए यूज किया, एंड देन हमारे पास क्या होता है उसकी यूजेज खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका एक लो बिजनेस वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, बने से इसके जो हम लोग रेगुलर यूज कर रहे होते हैं, हम लोग मैक्सिमम यूज कर रहे होते हैं किसी सिस्टम को। देन वो कह रहे हैं द बिजनेस प्रोसेस दैट आर स्पॉटेड, जो बिजनेस प्रोसेस है वो कौन कौन से, सिस्टम में हैव अ लो बिजनेस वैल्यू इफ इट फोर्सेस टू यू
प्रोसेस द यूज ऑफ इनएफिशिएंट बिजनेस प्रोसेस, यानी कि इनएफिशिएंटली अगर कोई बिजनेस प्रोसेस हमारे पास यूज आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि सिस्टम जो हमारे पास लो बिजनेस है उसकी वैल्यू को लोअर कर देता है, ठीक है। सिस्टम डिपेंडेबिलिटी, ये बात करें कि हमारा जो सिस्टम अगर जितना डिपेंडेबल होगा वो हमारे लिए उतना ही उसकी हाई वैल्यू होगी। अदरवाइज हमारे पास क्या है, अगर डिपेंडेंट नहीं है हमारा कोई भी सिस्टम, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर क्या है, वो लो बिजनेस वैल्यू। डिपेंडेंट मीन के जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो सिस्टम हमारे जिस चीज के लिए उसी चीज के लिए डिपेंड हो रहा हो, ठीक है, उसी पर्पस के लिए काम कर रहा हो, ठीक है। देन वो कह रहे हैं सिस्टम आउटपुट। सिस्टम आउटपुट मीन के हमारा जो भी सिस्टम का आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है वो वही आउटपुट दे रहा हो, ठीक है। अगर वो उसके ऊपर डिपेंड करे तो इट्स मीन के वो हाई बिजनेस वैल्यू। अदरवाइज ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी एक रिक्वायरमेंट है हमारे अपने बिजनेस के लिए, अगर वो रिक्वायरमेंट ही हमारी फुलफिल नहीं हो रही तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है बिजनेस, उसकी वैल्यू ऑलरेडी लॉर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ये की जा रही है। देन आप यहाँ पे कुछ फैक्टर्स देख सकते हैं यूज इन एनवायरनमेंट असेसमेंट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, फैक्टर्स हैं, सप्लाई स्टेबिलिटी, फेलियर रेट, एज एंड परफॉर्मेंस। एंड देन फर्दर हम आगे मूव करते हैं कि स्पॉट की रिक्वायरमेंट, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट, इंटरऑपरेबिलिटी। देन हमारे पास क्या, अंडरस्टैंडेबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एंड परफॉर्मेंस। एंड देन अगेन हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, टेस्ट डेटा एंड देन पर्सनल स्किल्स। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आप कह सकते हैं जो हमारे पास फैक्टर्स है जो यूज हो रहे होते हैं। तो हमारे पास सप्लाई स्टेबिलिटी में क्या कह रहा है कि जो हमारा जो सप्लायर है, ठीक है, जो हमें सप्लाई कर रहा है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या सिस्टम से रिलेटेड चीजें, क्या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो हमारे सिस्टम के एंड तक हमारे साथ है, यहाँ पे वो ये बात की जा रही है। फेलर रेट की बात कर रहा है कि हमारा जो यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर बात की जा रही है कि वो कितना हाई रेट रिपोर्टेड फेलर है, यानी कि हार्डवेयर जो है वो कितना हमें रिपोर्ट कर रहा है कि वो फेलर्स परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। एज की बात की जा रही है, जब एज की बात की जा रही है यहाँ पे, तो एज के बारे में वो की बात करें कि हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कितना ओल्ड है, कितना पुराना है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये बात की जा रही है कि अगर पुराना है तो क्या उसकी फंक्शनैलिटी ठीक है, अगर फंक्शनैलिटी कि वो कितने पुराना होने के बाद वो कैसी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगी, इस हवाले से बात की जा रही है, ठीक है। परफॉर्मेंस, आप लोगों के नाम से इसके जाहिर है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस की बात की जा रही है कि वो हमारे पास सिस्टम की परफॉर्मेंस परफेक्ट है, एक्सेप्टेबल है, ये बात की जा रही है, ठीक है। क्या वो जो हमारा सिस्टम यूजर है उसको अफेक्ट हो रही है, नहीं हो रही, इस हिसाब से उसकी जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके अंदर, ये कहने के वो यानी कि सिस्टम जो है हमारा जो एंड यूजर है वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, क्या हमारा सिस्टम परफॉर्म कर रहा है वैसा जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, ये बात की जा रही है। स्पॉट रिक्वायरमेंट की जब वो बात कर रहा है तो वो ये बात कर रहा है कि जो हमारा हार्डवेयर है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की, तो वो हमारे पास पोर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। इफ देयर आर हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस स्पॉट इट मे बी वर्थ कंसीडर सिस्टम रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कि उसके ऊपर हाई कॉस्ट लग रही है तो हम क्या करेंगे, उसको इससे बेहतर है कि हम उसे रिप्लेस कर दें, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात की जा रही है कि हमारा जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट को सपोर्ट कर रहा है उसके लाइसेंस को कि नहीं, ठीक है। ओल्डर हार्डवेयर में हैव हायर मेंटेनेंस कॉस्ट देन मॉडर्न सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर में है। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास ओल्डर सिस्टम्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो हम लोग न्यू मॉडर्न को अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं इससे आगे इंटरऑपरेबिलिटी, आर देयर प्रॉब्लम्स इंटरफेसिंग द सिस्टम टू अदर सिस्टम, यानी कि हमारा जो एक सिस्टम है वो हमारे अदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा, जो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज के कैन कंपाइलर फॉर एग्जांपल बी यूज्ड विद करंट वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अगर हमारा ये इम्पैक्ट बता रहे हैं किसका, किसी एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम पे, तो यहाँ पे कंपाइलर की एग्जांपल दी गई है कि जो कंपाइलर है वो हमारा जो करंट हम लोगों ने वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो क्या वो उसके लिए बेनिफिशियल है या उसके लिए यूजेबिलिटी है उसकी या नहीं, ये बात की जा रही है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी से हम बात जाहिर हो रही है, जैसे हम लोग ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं कि सोर्स कोड या जो हमारी कोडिंग है, जो हमारी प्रोग्रामिंग है, उसके ऊपर बात की जाती है कि वो अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, हमारा सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना वो इजी है, कितना वो अंडरस्टैंडेबल है, ये उस हवाले से बात की जा रही है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात की जाए तो ये वही बात कर रहे हैं कि जो भी हम लोग सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं क्या वो डॉक्यूमेंटेशन उसकी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है।
देन वो डेटा की बात कर रहा है कि यहाँ पे हम जब डेटा है तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर या डेटा बेस है किसी भी सिस्टम का, ये उसके ऊपर बात कर रहा है कि यहाँ पे क्या हमारे पास एक प्रॉपर डेटा मॉडल मौजूद है, डेटा स्ट्रक्चर मौजूद है हमारे सिस्टम के लिए या नहीं, क्या, और ये बात की जा रही है क्या वो डेटा हमारे लिए सिस्टम में यूज हो रहा है या नहीं। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात आ रही है, तो परफॉर्मेंस में वो ये बात कर रहा है कि जो हमारा एप्लीकेशन है, हमारी जो परफॉर्मेंस है क्या वो हमारे किसी भी एप्लीकेशन के लिए एडिक्वेट है, उसके लिए हमारे बेनिफिशियल है, वो कर रहा है उसको परफॉर्म या नहीं, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से अप्लाई हो रही है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या वो किसी हमारे सिस्टम के ऊपर अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, किस तरह से अफेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये बात की जा रही है। ठीक है, देन हम मूव करते हैं लास्ट अपने इसकी स्लाइड पे अपने इसी फैक्टर्स की, उसमें बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, यानी कि हम लोग जो हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम लोग किस टाइप की यूज कर रहे हैं, क्या वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मॉडर्न कंपाइलर्स के लिए अवेलेबल है, सॉरी मॉडर्न कंपाइलर जो है वो हमारी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अवेलेबल है या नहीं, उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ये बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से आप लोगों को इसकी नेम से जाहिर हो रहा है कि हम लोग किसी भी चीज के अंदर उसके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब किसी पार्ट की उसको हम क्या कह रहे होते हैं कि किसी सिस्टम की, तो उसके बारे में हम ये बात करते हैं कि हम उसके अंदर वर्जन्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हम चेंजिंग करें, हम उसके न्यू वर्जन्स लेकर आ रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होती है। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसके ऑल वर्जन्स जो है, तमाम जितने भी पार्ट्स कह लो सिस्टम मैनेजमेंट के, वो सॉरी सिस्टम के, प्रोग्राम के, सॉफ्टवेयर के, वो सब अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, देन वो बात कर रहा है टेस्ट डेटा यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है टेस्टिंग की, कि हमारे पास डेटा जो है उसकी टेस्टिंग है, एग्जिस्ट कर रही है सिस्टम की या नहीं कर रही। ठीक है, is there a record of regression test carried out when new features have been added to the system, यानी कि हमारे पास, यानी कि हम जितनी भी इसके ऊपर टेस्टिंग अप्लाई करेंगे क्या उसके तमाम के तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है या नहीं है, वो बात की जा रही है। पर्सनल स्किल्स के ऊपर बात की जाए तो हम लोग ये ऑलरेडी बात पढ़ चुके हैं कि पर्सनल स्किल्स हम वहाँ बात करते हैं जहाँ पे हमें किसी भी टेस्टिंग के लिए या किसी भी हम लोग मेंटेनेंस के लिए हमें पर्सनल्स रिक्वायर्ड होते हैं, हमें वो पीपल रिक्वायर्ड होते हैं जो हमारे पास हाईली स्किल्ड हों। ठीक है, उनके पास हाईली प्रोफेशनल हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात की जा रही है कि क्या वो पर्सन हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, ये वो फैक्टर्स थे जो हम लोग अपने किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी हम एप्लीकेशन की असेसमेंट कर रहे होते हैं, जो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। हम ये तमाम के तमाम फैक्टर्स को लेकर अप्लाई करते हैं अपने उन सिस्टम्स के ऊपर जहाँ पे हम लोगों को, मतलब अपने जितने भी हमारे पास सोशल सिस्टम है वहाँ पे हम लोग इन फैक्टर्स को अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम डे फर्स्ट टू डे एंड। ठीक है, हम इसके बेस पे अपना सिस्टम बना रहे होते हैं, इसके बेस पे हम लोग अपने सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं, इसके बेस पे हम अपने सिस्टम की मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास स्लाइड है सिस्टम मेजरमेंट्स, कि हमारा अपने सिस्टम की मेजरमेंट्स किस बेस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, किस किस के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है दी नंबर ऑफ सिस्टम चेंजेस रिक्वेस्ट, यानी कि हम एक सिस्टम को कितनी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है चेंज करने की। ठीक है, देन हमारे पास दी नंबर ऑफ डिफरेंट यूजर्स इंटरफेसेस यूज बाय दिस सिस्टम, यानी कि कितने यूजर इंटरफेसेस हैं जो हम लोगों ने एक अपने सिस्टम को यूज अपने सिस्टम के लिए यूज किए हैं। द वॉल्यूम ऑफ द डेटा यूज बाय दिस सिस्टम, की कितना डेटा है जो हमारा, एक्चुअली जो हम लोग अपना सिस्टम बना रहे होते हैं उस पर हमारा डेटाबेस भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, कि कितना हम लोग डेटा उसमें यूज करें, कितना उसके ऊपर हमारा एक वॉल्यूम, उस वॉल्यूम उसकी यानी कि साइज कह सकते हैं हम डेटा का। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे लेक्चर ये वाला एंड हो रहा है। की पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को बात मालूम है कि हमारे जब की पॉइंट्स होते हैं वो पूरे चैप्टर की समरी होती है। आप लोगों को मैं पहले अटेंडेंस ले लूँ एंड देन आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है बच्चों, मैं आप लोगों से सरप्राइज शेयर कर देती हूँ यहीं पे। आप लोगों LMS ओपन किया किसी ने अभी तक, आप लोगों में से? मैम क्यों नहीं किया अभी तक? करना चाहिए था ना। सरप्राइज नजर आ रहा है सामने? यस क्या है सरप्राइज? आप लोगों ने चैप्टर 8 जो हम लोगों ने टेस्टिंग पढ़ा था, ठीक है, एंड देन आप लोगों का हमारे पास जो चैप्टर 9 जो हमने आज पढ़ा, ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ तक पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ है। आपके असाइनमेंट्स हो गए अभी तक?
मैंने पहला असाइनमेंट सिर्फ अभी तक चेक किया, सेकंड क्यों नहीं किया आप लोगों का? ठीक है, ये चैप्टर 8 आप लोगों का कंप्लीट अपलोड है। 9 का आधा पार्ट ये रहा और जो हमने 9 का आज पार्ट पढ़ा है, यहाँ तक आप लोगों का ये क्विज है। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले अटेंडेंस ले लूँ, फिर मैं आप लोगों को क्विज समझाती हूँ। और मैंने पहले आप लोगों का अटेंडेंस हो जाए। अब तक आप लोगों को मेरा अटेंडेंस लेने का आइडिया तो समझ में आ गया ना, जिन जिन के नेम आ रहे हैं ऊपर। जी दानिश बेटा, अच्छा समझी मैं, दानिश का नेम है। और किस यहाँ पे किन किन के नेम है? वक्कास, सैयद अब्दुल्ला, हैदर, मोहम्मद एहसन, आकिब अली, हमजा अली एंड अली फाइजदी। ठीक है, आकिब अली का भी नेम आ गया। ठीक है, एंड देन हमजा अली भी आ गए। बेटा आप लोग हैंड लॉर कर दें ताकि बाकियों के भी नाम आए। और कौन है? बाकी बच्चे नहीं आए अभी तक? वक्कास, सैयद अब्दुल्ला, हैदर। बेटा अगर हैंड रेस करें जल्दी से। आफाक तारिक, बेटा आपका नाम अभी यहाँ पे है क्या? आफाक नहीं है ना? आफाक बेटा आपके नेम नहीं है अभी सामने। वक्कास, सैयद अब्दुल्ला, हैदर, मोहम्मद एहसन और अली फाइज, ये नहीं है? जहाँ से बेटा कोई क्वेश्चन है आपका? अब ये बच्चे आ जाए। अलीजिया, दीपक, जहांजेब अंसारी, मोहम्मद अरसल, उजैर अदर एंड शादुरान। कौन कौन आए यहाँ पे? अलीजिया आ गए, ठीक है। दीपक आए? नहीं, दीपक भी आ गए। और देन जहांजेब भी हैं, मोहम्मद अरसल भी हैं, उजैर भी हैं। देन शादुरान है। शादुरान बेटा आप हैं ऑनलाइन? आप लोग लॉग आउट नहीं होइएगा, मैंने आप लोगों से अभी कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, अरसल हो गया, शादुरान, अहमद यासिर फारूकी, मोहम्मद हमजा, तैमूर, मोहम्मद हसनुद्दीन, सैयद हुजैफा और इजहार जमालुद्दीन। ठीक है, इनमें से शादुरान है। बेटा हैंड रेस कर लें जिनके नेम सामने शो हो रहे हैं। शादुरान, अहमद यासिर, मोहम्मद हमजा, तैमूर, हसनुद्दीन, सैयद हुजैफा एंड देन इजहान। मोहम्मद साद, साद का है बेटा, आपका नेम अभी नहीं शो हुआ। इजहान का नेम हो गया मार्क, ठीक है। हुजैफा हो गए, इजहान और हुजैफा बेटा आप दोनों हो गए। बाकी हसनुद्दीन नहीं है, तैमूर हसन भी नहीं है, हमजा, बस आगे मूव करूं मैं। इजहान तक हो गया। हिर्तिक, राहुल, राफे, मोहम्मद मेहदी, मोहम्मद मोहसिन और मोहम्मद ताहा। राहुल हो गए जी बेटा, आप हो गए। हिर्तिक भी हो गए, मेहदी भी हो गए, और बस मोहसिन एंड ताहा। मोहसिन एंड ताहा बेटा आप लोग हैं लोगिन? ज़ोरैन, सैयद साद अली, मोहम्मद साद, मोहम्मद फैसल बिन सैफ, सईदा सामिया, आफाक ताई। आफाक हैं, मैं इनको देख चुकी हूँ। देन मोहम्मद साद भी हैं, हो गए। और ये भी हो गए, फैसल बिन सैफ। साद, हिर्तिक बेटा आपका हो गया। राहुल बेटा आपका भी हो गया। साद अली हैं लोगिन? सैयद साद अली, सामिया बेटा का भी हो गया। फैसल बिन सैफ सर मैंने नहीं सेंड किया। जी बेटा, कुछ नहीं मैम, बस हो गया। ठीक। सैयद साद अली एंड ज़ोरैन नौशाद नहीं है ये दोनों, बाकी मैम सब तो। मोहसिन प्रेजेंट। मोहसिन कहाँ है? ये वाले मोहसिन बरकती। यस मिस। और किसका रह गया? मोहम्मद हसन बेटा, ये हसनुद्दीन। यस मिस। और कौन रह गया? बस हो गए सबके? कोई रह गया अभी भी हैंड रेस कर दे, मैं लगा दूंगी अटेंडेंस। मोहम्मद हसन, सईदा सामिया बेटा आपकी लग गई। मोहम्मद हसन बेटा आपकी भी हो गई, ठीक है। अटेंडेंस से चलो, अब आप लोगों का क्विज।
ये आप लोगों मैंने क्विज अपलोड कर दिया बच्चों, ठीक है जी। सही है था सामिया बेटा, कोई क्वेश्चन है आपका? 300 क्यों अभी तक आपका बेटा? ठीक है, ये आप लोगों को मैंने इसी में अपलोड कर दिया है। आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी के इशू की वजह से मैंने इसका टाइम रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों के पास सबसे बेस्ट टाइम इस वक्त यही है कि इस वक्त आपकी क्लास है, आप इसी क्लास पे इसे सॉल्व करके दे दें। एंड देन बच्चों मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके लिखना है। आप लोगों की अपनी मैं फ्लैग चेक करूंगी, ठीक है। इसमें जितना प्लेजरिज्म होगा आप लोगों का, उतने आप लोगों के मार्क्स की डिडक्शन होगी। क्लियर है ये बात? आप लोगों के पास नेक्स्ट जो आप लोगों की क्लास, आप मैक्सिमम कोशिश करें उसी के अंदर आप सॉल्व करके दे दें, अपनी वर्डिंग में उसको कन्वर्ट करें। फ्लैग चेक होगा, जिसका आएगा उसकी डायरेक्ट डिडक्शन होगी माइनस में। मोर देन 20% अगर आप लोगों का फ्लैग आया तो डायरेक्टली -10%, यानी कि 10 मार्क्स का है तो 10 - 10 हो जाएंगे। आप लोगों के पिछले असाइनमेंट के भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे साथ ही। क्लियर है ये बात सबको? मैंने इसलिए थोड़ा सा टाइम आप लोगों का बढ़ा दिया है ताकि आप लोग जो है इसमें अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके दें, अपनी नॉलेज, अपनी जो आप लोगों ने अभी तक अंडरस्टैंडिंग आप उसमें अपना कोई सबमिट करें, ठीक है। क्लियर है ये बात? एक तो बता दी यस मिस, मैंने आप लोगों की फाइल यहीं पे अपलोड की हुई है, ठीक है। क्विज के 8 और 9 टेस्टिंग है, 8 एंड 9 टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन, ठीक है, जो हमने अभी पढ़े हैं दोनों लास्ट के। बाद में कर सकते हैं ना जी बेटा, बाद में तो कर सकते हैं ना, ये आपके देंगे। समझती है मुझे आपकी बात बेटा। मैम आपने टाइम मतलब ज्यादा रखा हुआ है। हाँ बस इसी टाइम ड्यूरेशन में मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि जिसका इलेक्ट्रिसिटी का इशू आएगा किस, वो बाद में मुझे ये बात नहीं बोलेगी मिस इलेक्ट्रिसिटी का पूरे दिन की लाइट तो किसी की नहीं जाती ना बेटा, ठीक है। फिर हम बाद में करें ना। अब मैक्सिमम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे आप लोग फ्री होंगे, ठीक है। आपका अभी 1 घंटे की क्लास है, उसमें आप लोगों को वैसे भी नॉर्मली क्लास में आप लोग क्विज दे रहे होते हैं, तो आप इसी में करके दे दें, वो ज्यादा बेस्ट है। बनी से इसके कि आप रात का वेट करें 8 बजे तक का। अगर आप लोगों के पास इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी है, आप लोगों के पास इंटरनेट है, तो आप लोगों के पास ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस वक्त ये सबसे ज्यादा इशू होता जा रहा है जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जा रही है, ठीक है। दैट्स आई एम सेइंग कि आप लोग अभी सबमिट करें वो ज्यादा बेहतर अपनी इसी क्लास जनरेशन में। जिस चीज की है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि शाम तक आप वेट करेंगे मे भी ना हो, ठीक है। क्लियर है ये बात? जी बेटा ईशान। मिस अभी क्लास हो रही है या क्विज अभी करना है? क्विज अभी करना है, अभी क्विज आप लोगों का मैंने अपलोड कर दिया। क्वेश्चंस इतने मैं आप लोगों को ओपन भी करके दिखा देती हूँ। शो हो रहा है आप लोगों को क्विज? टेस्टिंग एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। ऑल्सो डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग के कौन कौन से स्टेजेस है उसको आप लोगों ने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, ठीक है। फिर आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेबोरेट द लेमन्स लॉ विद इट्स एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। एंड देन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया, व्हाट इज सिस्टम री इंजीनियरिंग, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ री इंजीनियरिंग एंड द प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग विद एक्टिविटीज, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये क्वेश्चन पेपर पे करना है। जी बेटा पेपर पे करना है। पेपर पे करके आप उसकी पिक्चर्स लेके आप वो पिक्चर्स वर्ड की फाइल पे अपनी स्टेप बाय स्टेप उसको पेस्ट करें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद उसको आप अपलोड कर दें वर्ड की फाइल को, चाहे तो आप उसको कन्वर्ट कर दें पीडीएफ में। वर्ड की फाइल पे ही लिख के दे देते हैं ना डायरेक्ट। हाँ वो भी करना, वो भी आप कर दें। लेकिन ये बात आप लोगों को मैं मैंडेटरी कह रही हूँ, मैं प्लेजरिज्म चेक करूंगी आप लोगों का। फ्लैग हुआ तो डायरेक्टली -100% मार्क्स होंगे। 10 मार्क्स का आपका क्विज है, 10 मिनट्स के -10 मार्क्स हो जाएंगे। 20% से अब जिसका भी प्लेज जाएगा वो प्लेजरिज्म होगा, उसके मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे -10%, -10। क्लियर है ये बात? अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके आप लोगों ने क्विज अपलोड करना है। क्लियर है ये बात? जैसे आप लोग 1 मिनट से कम का टाइम रह गया, फिनिश होने वाले आपका, ठीक है। सेशन अटेंडेंस हो गई, क्विज भी आपको मैंने अंडरस्टैंड बता दिया पूरा। हम इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को चैप्टर 10 अपना करेंगे कंप्लीट, ठीक है। ओके बस।
ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हम अपना सेशन एंड करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, मुझे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसके ऊपर कंटिन्यू रहूँगी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे। मैं आप लोगों का फर्दर चेक करती रहूँगी, ठीक है, किस किसने सबमिट करा दिया अपना कोई अब तक। क्लियर है? अल्लाह हाफिज़।